नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की है देश की सुरक्षा को लेकर, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत कई बड़े दिग्गज नेता या जो प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं वो शामिल हुए हैं। और इसमें बड़ा फैसला ये आया है कि देश आतंकवाद का कड़ा जवाब देगा। और प्रधानमंत्री ने सेना से कहा है कि उन्हें पूरी खुली छूट है कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए अपना कॉल ले। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सेना समय तय करे, क्या तरीका होगा वो तय करे और किस हिसाब से निपटा जाएगा वो तय करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश की सेना पे पूरा भरोसा है, वो पूरी खुली छूट देते हैं सेना को कि आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना अपने हिसाब से चीजों को तय कर सकती है और सेना के साथ वो खड़े हुए हैं। तो एक बड़ी अपडेट है इस वक्त की। और दूसरी तरफ जो हम कह रहे हैं कि जब एक तरफ देश में इतना कुछ हो रहा है, देश आतंकवाद के इस भीषण हमले को झेल रहा है, लेकिन यहां पर राजनीति अपना एक अलग रूप दिखा रही है, जहां पर सियासत बयानबाजी पर हो रही है। कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो ये दिखाते हैं कि देश का जो पूरा सियासी तबका है, क्या वो इस मामले में बटा हुआ है, क्या यहां देश की जो अखंडता है, संप्रभुता है, जो देश की सुरक्षा का मामला, उस पर भी नेता एक नहीं है। यहां भी राजनीति हो रही है। बयानात ऐसे आ रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान तो बाकायदा कोट करके पाकिस्तान के टीवी चैनल चला रहे हैं। तो क्या ये सही है? और ताजा जो मामला है जिसमें प्रधानमंत्री का एक फोटो आया है जिसमें उनका सिर गायब है और लिखा है गायब है, क्या इस तरह की चीजें इस वक्त में किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल या मीडिया में आना ठीक है? ये कुछ सवाल उठाता है। तो पहले आप इस पर एक रिपोर्ट देखेंगे कि इस वक्त ये जो पूरा सियासी मामला चल रहा है, ये इस वक्त में जब एक गंभीर दौर से देश गुजर रहा है, जब एक नाजुक वक्त है, कितना सही है, कितना जायज है। और उस पर फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस बड़ी खबर पे भी अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे कि कितना बड़ा मूव है जब सेना को खुला हाथ पीएम ने दे दिया। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी इस पोस्टर ने देश को सिरकटी सियासत के लपटों में झोंक दिया है। पोस्टर में एक कटआउट है और इसका सिर गायब है और लिखा गया है जिम्मेदारी के समय गायब। जाहिर है कांग्रेस का तीर निशाने पर लगा। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीयू भड़क गई। पर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी। आज जो पोस्टर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जारी किया गया है, जिसमें सर गायब दिखाया गया है, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं हो सकती। देश की सिरकटी सियासत कितनी गैर जिम्मेदार है ये तो इस पोस्टर वार और पलटवार से साफ है। लेकिन अब जरा हम दिखाते हैं आतंकवादियों को आईना दिखाने वाली तस्वीरें। कश्मीर की वादियों से आतंकियों के खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कुपवाड़ा में हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जाहिर है जनता एकजुट होकर आतंक के खिलाफ जंग चाहती है, लेकिन हमारे सियासतदान आपदा में अपने अपने लिए अवसर खोज रहे हैं। कांग्रेस ने पोस्टर वार के जरिए मौका तलाशा तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। पहलगाम पर पोस्टर से उठे इस सियासी तूफान के बीच कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का मुद्दा उठा दिया। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं।
और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होने चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? आतंक के खिलाफ जंग में बीजेपी उड़ी और बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देती है तो कांग्रेस भी अपने दावे जोर शोर से कर रही है। पुराने वक्त में विपक्ष और जनता से संवाद का हवाला दे रही है, लेकिन सवाल है कि पुराने जख्मों को कुरेद कर आतंक के खिलाफ जंग की ये कैसी सियासी रणनीति है? जब कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों को कमर तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है, तो फिर विभाजनकारी वोट नीति पर पार्टियां क्यों चल पड़ी है? आखिर ऐसी सिरकटी सियासत से क्या ध्रुवीकरण को हवा दी जा रही है? तो कई सवाल उठेंगे ऐसे वक्त में कि ये किस तरह की सियासत है, जब देश को एकजुटता की जरूरत है, जब सभी पार्टियों को अपनी डिफरेंसेस भूल के इस समय सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा की बात करनी चाहिए। ऐसे में ये सियासी दांवपेच कितने सही है? लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब खुली छूट दी है सेनाओं को, कहा है कि वो उनके साथ हैं और समय, एक्शन प्लान सब सेना तय करे और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे। इसके क्या मायने, इस पर भी बात करेंगे। हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। साथ में जुड़ रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, निखत अब्बास कांग्रेस की तरफ से अपना मत रखेंगी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सभी मेहमानों से पहले क्विक टिप्पणी चाहूंगा जो अभी का ताजा डेवलपमेंट है, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों सेनाओं के साथ खड़े हैं और वो एक्शन का प्लान तैयार करे और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे। मैं शुरुआत करता हूं अपने पैनलिस्ट के साथ और यहां पर पहले अपने जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी राय लूंगा। हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री का मैसेज कड़क है, संदेश साफ है? देखिए विपिन जी, बिना किसी संकोच के देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, देश की सेना और देश की सुरक्षा एजेंसियों, इन पर मुझे न कभी संदेह रहा है, न मैं ये संदेह पैदा करके आज के समय में जब हम लगातार युद्ध की स्थिति में, तो सामने जो हमारा दुश्मन है उसको मैं मजबूत नहीं कर सकता। और राजनीतिक लोग करें या किसी और को भी करने की इच्छा हो तो वो करें। दूसरा, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों में, आतंकवाद को जिस तरह से टैकल किया गया, जिस तरह से उसका जवाब दिया गया, और देखिए अगर एक भी आतंकवादी घटना हो जाए तो कहा जा सकता है क्या कर रही थी सरकार, और ये पूछा जाना चाहिए। विपक्ष की भी जवाबदेही जिम्मेदारी है कि वो पूछे, तो वो अपनी जवाबदेही निभा रहा है सरकार से जवाबदेही मांगकर। हम सब भी सरकार से ही मांगेंगे, नरेंद्र मोदी से मांगेंगे, राजनाथ सिंह से मांगेंगे, अमित शाह से मांगेंगे, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही उधर थोड़ा जाने से बचना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत की सरकार को यह अच्छे से पता है कि आज वो कहां खड़ी है। जिस तरह से धर्म पूछकर मारा गया, जिस तरह से कश्मीर के लोग दोनों, बहुत जिसको कहे कि अब वो स्थिति नहीं है कि कश्मीर का मुसलमान कहता था गो इंडियंस बैक, इस तरह के नारे अब नहीं लगते हैं। अब कश्मीर का मुसलमान खड़ा होता, क्यों खड़ा हुआ? इसी सरकार की नीतियों की वजह से 2019 में 370 जो हटा, उसके बाद ये हालात बने। तो एक तरफ वही कश्मीरी है जो अपने घर में कश्मीरी मुसलमान पनाह दे रहा है आतंकवादियों को, उन्हीं में से गद्दार निकल रहे हैं। उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों का बड़ा वर्ग है जो खड़ा होकर कह रहा है कि हमारे साथ आइए, जो बदलाव आ रहा है। अब इसके बीच में सरकार को आगे बढ़ना है। लेकिन यह भी सच है कि लड़ाई इस्लामिक जिहाद की हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिलकर लड़नी होगी। उसमें जब कोई फ्रॉड सेकुलरिज्म घुसाने की कोशिश करता है तो वो खतरनाक है। मैं फिर से वहीं आता हूं, एकदम मुझे भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं, रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसका जवाब जरूर देंगी। लेकिन एक जवाब और पूछा जाना चाहिए विपिन जी, और ये थोड़ा जो भी इस वक्त आवाज अड्डा देख रहे हैं वो सब सोचें, ये कश्मीरी मुसलमान जो बांह खोलकर पर्यटक के लिए खड़ा है, अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों के लिए क्यों नहीं खड़ा हो पाया?
सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार को तो करना ही चाहिए। सरकार से तो हम रोज पूछेंगे कितने कश्मीरी क्यों नहीं भेज पाए, क्यों वहां गोलियां चलती हैं। वो अपने बगल वाले मोहल्ले वाले हिंदू को क्यों नहीं खोजता? क्यों जिसका सेब बागान कब्जा करके बैठा है, जमीन कब्जा करके बैठा है, केसर के खेत कब्जा करके बैठा है, जिनका घर कब्जा कर लिया, उनको नहीं याद आती? तो ये वाला काम बंद करना चाहिए। दोनों तरफ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहीं बाहें खोलकर खड़ा है, वहीं वो नारे लगा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वहीं आतंकवादियों को घर में सुलाता भी है, खिलाता पिलाता भी है, उनके लिए रास्ता भी बनता है। तो इसके बीच में हम बहुत ऐसे युद्ध की स्थिति में है जिसका सीधा समाधान मुश्किल है। ऐसे में भारत की सरकार पर, भारत की सेनाओं पर संदेह पैदा करना देश को कमजोर करना होगा। मैं इसे इसी तरह से देखता हूं। ठीक है, कई सवाल यहां पे हर्षवर्धन ने रखे, उस पर हम आगे आएंगे। आशुतोष, आपका फर्स्ट रिएक्शन, जो प्रधानमंत्री ने अभी अभी कहा कि हम सेनाओं को पूरी छूट देते हैं, जैसा चाहें वैसा निपटें। देखिए, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा है, हम सब लोगों को भारत की सरकार पे, भारत के प्रधानमंत्री पे, भारत के कैबिनेट पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और हम ये मान के चलते हैं कि चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो भारत के हित की, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश किसी भावुकता में बह के नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं इस वक्त, वो बड़े बड़े पेपर टाइगर्स इस वक्त सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ रहे हैं, और उनका बस चले तो अभी बम फेंक दीजिए और अभी वो कर लीजिए। हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की टीम है, वो हार्डकोर प्रोफेशनल्स की टीम है, और वो सारा बट परंतु लेकिन सब कुछ का हिसाब किताब करने के बाद ही कदम उठाना चाहिए। चाहे आज कदम उठाए, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 3 महीने के बाद, लेकिन जब भी कदम उठाए तो कम से कम पाकिस्तान को एक सबक मिले कि दोबारा इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। दिक्कत कहां पे? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जब इस पूरे मामले के अंदर, पूरे मामले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है, और अभी भी इस पूरे मसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है, और यही पाकिस्तान चाहता है कि हम पूरे मसले को उसी चश्मे से देखने की कोशिश करें। और इसी वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 2 नेशन थियरी की बात की थी। पाकिस्तान की सरकार ने 24 अप्रैल को उसी 2 नेशन थियरी की बात की थी, जो कम से कम पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 70 सालों में करना बंद कर दिया था। यानी उनका मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो बाइनरी है, इसका फायदा उठाया जाए और इस देश को अंदर से कमजोर किया जाए। अगर इसको हम नहीं समझते तो प्रॉब्लम होती। जो तीसरी और सबसे दुखद पहलू है इस पूरे मसले पर, राजनीति होती है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत ही बेकार सा स्वरूप है। बहुत ही बेकार स्वरूप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 26/11 हुआ था, उस वक्त भी इस देश के अंदर राजनीति करने की कोशिश की गई थी, और उस वक्त भी जो पोस्टर जारी किया गया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर 28 नवंबर 11 को हुआ था। उस वक्त ऑपरेशन मुंबई के अंदर चल रहा था। उसका शीर्षक था ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग एंड इनकैपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। आप सोचिए, यह राजनीति का था। आज उसी तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए लगभग करने की कोशिश कर रही है। जो पोस्टर उन्होंने जारी किया गायब का, तो जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप राजनीति करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि राजनीति करके आपको कुछ वोट मिल जाएंगे। जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप कहते हैं नहीं, कहीं देश को एक साथ होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर 26/11 के समय में भारतीय जनता पार्टी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की थी, तो आज वही काम कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं। दोनों को कम से कम सबक लेना चाहिए, दोनों को इस हरकत से बचना चाहिए। निखत, आपकी क्या राय होगी, और अब क्या सेना के ऊपर कोई सवाल उठेगा आपकी तरफ से? विपिन जी, लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्पष्ट किया है, जब से ये दर्दनाक घटना हुई है, आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को गोलियों से भुना है, तभी से जब हमारे भाइयों ने शहादत दी, तभी से लगातार कांग्रेस पार्टी एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कह रही है और बड़े पुरजोर तरीके से कह रही है कि विपक्ष एकजुट होकर खड़ा है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर खड़ी है और आज सरकार के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बात आतंकवाद के खिलाफ हो, जब बात पाकिस्तान के खिलाफ हो, जब बात देश की सुरक्षा के लिए हो, तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। और यही पैगाम हम देश में, दुनिया में कहीं पर भी आतंकवादी हो उस पर हम पहुंचाते हैं। लेकिन आपने एक बात आपकी स्टोरी में कही विपिन जी, आपने कहा अभी इस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, पर आपने एक स्टोरी पर बात कही कि आज एक कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर जारी करा है अपने ट्विटर हैंडल से जिसमें नरेंद्र मोदी का सर नहीं है।
मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, और मुझे लगता है कि माफ करिएगा मैं आपको ये बात बोल रही हूं, पर शायद आपको चश्मा लगाकर देखना चाहिए था, क्योंकि वो उसमें ना ही सर है, ना ही पैर है, हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। एक कुर्ता है, पैजामा है और जूते हैं, और एक कैप्शन दिया गया है कि गायब। अब असल में क्या है ना कि 56 इंच का, और ये मैं कहूंगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगी कि देश में इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हो गया, लेकिन 56 इंच का कुर्ता तो नजर आ रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं नजर आ रहा है जो अकाउंटेबिलिटी बताए और जो देश को जवाब दे वो नहीं नजर आ रहा है। तो मोदी गायब है। मैं कहूंगी यहाँ पर कि 26 हमारे जो भाई थे, जो हमारे 26 खुद के हमारे हिंदुस्तान के भाई थे, वो शहीद हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकता थी वो सर्वदलीय बैठक नहीं थी, वो बिहार की रैली थी। तो हाँ, नरेंद्र मोदी गायब है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था 2016 के बाद, पुलवामा के बाद, की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो तैयार करेंगे। आज 2025 हो गया, ना ही कोई सिस्टम बना है और ना ही कोई सुरक्षा बढ़ी है। तो हाँ, नरेंद्र मोदी गायब है। इन्होंने ही कहा था कि हम 2018 तक, डेडलाइन नहीं थी कि 2018 तक हम एक स्टेट सर्विलेंस, जो कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलेंस, लगाएंगे, लेकिन 2018 से वो खिंचकर डेडलाइन 2023 हो या आज 2025 है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी गायब है। मणिपुर लगातार जलता रहा, जूझता रहा, नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए, तो नरेंद्र मोदी हाँ गायब हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हम अब बात कर ली कि कुंभ में हमारे इतने श्रद्धालु भाई वो शहीद हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार वहां से भी गायब रहे। आईबी ने, रॉ ने लगातार चेतावनी दी कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, तो नरेंद्र मोदी वहां भी गायब हैं। चीन घुसपैठी कर रहा है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल देते, कोई नहीं घुसा। सामने हमारी सेना खड़ी है, उसके सामने चीन की सेना खड़ी है, पीछे से साइलेंस है, तो नरेंद्र मोदी गायब है। तो लगातार नरेंद्र मोदी, जब जब देश की जिम्मेदारी की बात आई है, तो नरेंद्र मोदी गायब रहे हैं। आज सर तन से जुदा का नैरेटिव ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूं, आप बताइए ये शब्द आपके दिमाग में आया भी कैसे, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में आया भी कैसे? थोड़ा चश्मा लगा के देखते तो आपको दिखता वहां व्यक्ति नहीं है। और आप ये खुद कह रहे हैं कि हाँ गायब है, तो नरेंद्र मोदी पर कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ना कि नरेंद्र मोदी गायब हैं। आज देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता करके देश को संबोधित करना था, हमें संबोधित करना था, देश को संबोधित करना था, प्रेस को संबोधित करना था। पर नरेंद्र चाहती हूँ प्लीज, बहुत देर मैंने सुन लिया और अब मैं भी कुछ पॉइंटेड सवाल पूछूंगी। निखत, जो गायब है बार-बार बोला। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, चारू आऊंगा, चारू मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 10 सेकंड दीजिएगा विपिन जी। एक तो मैंने आपके ऊपर आपत्ति को दर्ज कराई। 10 सेकंड नहीं, आप 20 सेकंड लीजिएगा, आप 20 सेकंड लीजिएगा, लेकिन मुझे निखत एक बात कहनी है यहाँ पे, आप 20 सेकंड लीजिएगा, 10 सेकंड नहीं। कि आप एक तो ये बात मान रही है कि जो वो पोस्टर है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखा रहा है, जो आपने कहा कि वो समय समय पर, और बहुत सारी आपने चीजें गिनाई कि वो गायब है। हाँ बिल्कुल, आप विपक्षी पार्टी हैं, बिल्कुल सवाल पूछिए सत्ता पक्ष से, प्रधानमंत्री से, ये आपका हक बनता है। और बाकी जो आपके नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, सिद्धारमैया, आरबी तिम्मापुर, विजय वेट्टीवार, मणिशंकर अय्यर, तारिक कर्रा, सैफुद्दीन सोज, रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने तो तुरंत ही अगले ही दिन ये बयान दे दिया था, अभी शायद स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। तो एक बात बताइए, ये सारी बातें जो आपने कही कि ये समय समय पे मोदी जी कहां, कुंभ के समय, वहां के समय, तो एक तो आप बोल रही कि प्रधानमंत्री को ही दिखा रहा है, और दूसरी समय ये सवाल तब उठाते, लेकिन ये इस वक्त जब देश को एकजुट दिखना चाहिए, जब आपके ये सारे नेताओं के बयान या आपका ये पोस्टर पाकिस्तान अपने देश में प्रोपेगेंडा में बाकी दुनिया के सामने रख के दिखा रहा है कि देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे उनके यहां पे चल रहे हैं और वो बाकी दुनिया में भी भेज रहे हैं, क्या ये तब ठीक है आपके लिहाज से? इन्हें मजा आता है इन चीजों में। 3 पोस्टर्स दिखाऊंगी, चालू जी 1 मिनट, उसके बाद आप बोलिएगा। 3 पोस्टर्स। ये पहला पोस्टर संवेदनशील मुद्दा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ का ट्विटर हैंडल है वो ट्वीट करता है एक मीम बना के, धर्म नहीं जाति पूछी। ये उसी दिन ट्वीट करा गया, तो ये संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा, चलिए उन्होंने सब गलत किया, निखत उन्होंने सब गलत किया। अब आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको छोड़िए, उनको 2 मिनट के लिए, उन्होंने सब गलत किया, आपका अपना बताइए। अब उस पर मत जाइए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया। मैं आपसे, उनका सवाल उनसे पूछा जाएगा, उनका सवाल उनसे पूछा जाएगा, आप अपना जवाब दीजिए। निखत मुझे देखिए, मैंने आपको समय भी दिया, मैंने सवाल भी पूछा, आप अपना उत्तर दीजिए। 1 मिनट निखत, आप इस बात को कंप्लीट कीजिए, आप उन पे मत जाइए कि उन्होंने क्या किया, आपके पास अपनी चीज का जवाब है। पुतला जलाया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा,
ये दिखाइए। देखिए, अब आप वो सारी बातें बताएंगी जो पहले हुई है या इन्होंने की है। मैं आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं, उसका कोई जवाब आपके पास है क्या? उन पर आप सारी गलती लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां अपने सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी, आपका कर्तव्य तो हमने पहली ही बात में स्पष्ट कर दिया। और आपने अभी कुछ नेताओं के नाम लिए, कल ही हमारे जो एलओपी हैं उन्होंने इस बात को भी रखा है, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, हमने एक प्रस्ताव पारित किया था सीडब्ल्यूसी में, वो पार्टी का स्टैंड है और पार्टी उसी बात पर चलती है। कुछ नेता इधर उधर बोल रहे हैं, वो पार्टी की लाइन नहीं है, वो व्यक्तिगत विचार है और हम उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते। ये आपके रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धारमैया, ये कुछ नेता हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने एक तरफ स्टेटमेंट दे दिया, दूसरी तरफ कहा है कि आपको जो बोलना है बोलिए। चारू प्रज्ञा, विपिन जी, आपके सवाल का जवाब मैंने अभी दिया नहीं है, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया नहीं है। दूसरी बात, मैं अब बोल सकती हूँ? नहीं विपिन जी, बहुत समय हो गया है। नहीं, दिस इज इनफ विपिन जी, बंद करवाइए। चारू आप ही के पास चारू प्लीज, निखत, अब अभी आपने, मैंने 3 बार सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। चारू प्लीज, निखत, अब अभी शांत रहिए, मैं लौट के आऊंगा आपके पास। चारू हो नहीं पाएगा विपिन जी, आप जवाब सुनिए ना, मैं जवाब दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैं अब बोल रही हूँ, प्लीज विपिन जी। मैं आता हूँ मैम, फिर उनको भी तो बोलने दूं। मैं बोल सकती हूँ विपिन जी, या तो फेडर डाउन करिए, मेरा ये बोलने का तरीका है। आपने जवाब नहीं दिया, आप दूसरी तरफ चली गई। चारू प्रज्ञा, उसके बाद आ जाऊंगा। चारू का ऑडियो प्लीज। फेडर डाउन करिए। देखिए, पॉलिटिकल सटायर के नाम पर जिस तरीके से आपने साजिश करी है ना, मैं फिर से बोलती हूं, पॉलिटिकल सटायर के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस ने देश के खिलाफ साजिश करी है, ये पूरी दुनिया के सामने है। ये ना ही केवल हमारे प्रधानमंत्री का अपमान है, ये देश के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। ये उस परिवार का अपमान है जिसने सदस्य खोए हैं इस आतंकी हमले में, जिसको कॉल आउट करने में कांग्रेस को आज भी समस्या है। यहां पर आकर नाटक करना और ये बोलना कि सर्वदलीय बैठक में हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, एक बात है, पर बाहर आने के बाद आपके नेताओं ने किस किस तरीके के बयान दिए, मैं आपको गिन के बता देती हूं। रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धारमैया, विजय वाटेकर, बीके हरिप्रसाद, उसके बाद चंद्र कुमार, मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, उदित राज, ये सारे लोग, और लगातार ऐसे बयान आते जा रहे हैं। कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल, अगर पाकिस्तान का एक मंत्री मजे में रीट्वीट करता है और उसकी तारीफ करता है तो कुछ कांग्रेस है, प्रॉब्लम है, समस्या है कोई कांग्रेस के अंदर, इनको सोच लेनी चाहिए। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो आपकी नीयत पे सवाल उठेगा, और अगर ये निगत को समझ नहीं आ रहा है तो आंख खोलकर देख ले और कान खोलकर सुन ले। बार बार कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को उठाया जाता है और पाकिस्तान में उस पे तालियां बजती हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आपके देशवासियों को कैसा लगेगा? आप इसको, पूरे आतंकी हमले को जो व्हाइट वॉश करना चाहते हैं ना, आपका हर एक नेता जो बयान देता है और आपके जैसे प्रवक्ता हर एक दिन आकर टीवी पे जो बातें करते हैं, उससे आप खुद एक्सपोज होते हैं। भाई, सर तन से जुदा तो आपकी फिलॉसफी हमेशा से रही है, तभी आपने बाटला हाउस में टेररिस्ट का साथ दिया, अपने देश का साथ नहीं दिया, तभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप हर दिन खड़े रहे हैं। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, इस बार जो हमला था ना, भारत के दिल पर था, और आज अगर आप यहां पर बैठकर दसियों सवाल उठाते हैं तो यह समय सवाल उठाने का नहीं है। हमारे देश के मुखिया है मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और इस मुश्किल की घड़ी में अगर सर्वदलीय बैठक में यह कहा जाता है कि देश आपके साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है, हर एक पार्टी आपके साथ खड़ी है, तो ये पार्टियां क्या कर रही हैं? पीठ पलटते ही ये सब बकवास हो रही है। बकवास बोल रही हूं मैं, बकवास, क्योंकि अगर आपकी ट्वीट को पाकिस्तान में दिखाया जाता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी पुलवामा के समय भी राहुल गांधी ने क्या कहा, पाकिस्तानी संसद में कहा जा रहा था और वहां तालियां बज रही थी राहुल गांधी के लिए। जब जब विदेशी धरती पर जाते हैं, अपने देश का अपमान कर कर आते हैं, और इस बात के लिए प्रवक्ताओं को नेशनल टेलीविजन पर भेजते हैं आपके पास विपिन जी, इसको डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, आप आतंकवाद से तब लड़ पाएंगे जब आप आंख खोलकर आतंकवाद को पहचान नहीं पाते। आप आज भी आप उसको व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, आप ये मानने को तैयार नहीं है, जबकि आपके सामने डजनों टेस्टिमोनियल्स है कि हमारे लोगों को डिवाइड करा गया धर्म के नाम पर। करा गया ना डिवाइड करने का काम तो आप इतने टाइम से करते हैं, क्योंकि आपकी राजनीति तुष्टीकरण पे चलती है। जब एक एक इंसान से ये पूछा गया कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान, कलमा पढ़ना आता है नहीं, और उसके बाद गोली चली, आप इस बात को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। आप उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। यू बिकम अ टेरर सिंपथाइजर। एंड आई एम
वेरी एंग्री अबाउट इट। ये विपिन जी इतनी शर्मनाक बात है कि ऐसे समय पर जब हमको इंतजार करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे मुखिया आगे आकर क्या करेंगे, ये सब कर रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके लिए तालियां पाकिस्तान में बजती और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इन विषयों पर डिबेट होने की जरूरत ही नहीं थी, ये डिबेट का विषय ही नहीं है। एक भारतीय के सर पर गोली चली, गोली चलाने वाला आतंकवादी था, पाकिस्तान से आता है, बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अब डिबेट किस बात पर कर रहे हो, आप डाउट इस बात पर कर रहे हो। आपके नेता पूछते हैं कि किसी के पास फुर्सत नहीं थी पूछने के लिए कौन हिंदू है कौन नहीं। अरे 3 साल का बच्चा टेस्टिमोनी बता रहा है, एक नई नवेली दुल्हन विधवा बन जाती है और फिर वो टेस्टिमोनी आपको सुना रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आपकी राजनीति टिकी है भारत का विभाजन करने में। धर्म के नाम पर आपकी दाल नहीं गली, आप जाति के नाम पर आ गए। अब उसके बाद यहां पर पलट कर आप बोलते हो नहीं हमारा तो कोई ऐसा मतलब नहीं था। देखिए इनकी जो फिलॉसफी है ना, हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है, हमेशा, हर एक हादसे के बाद, हर टेररिस्ट अटैक के बाद। और दूसरी बात, अभी बीच में एक पत्रकार बोल रहे थे और उन्होंने बात करी थी 26/11 की। मैं आपको याद दिला दूं 26/11 के बाद हमारी सरकार का एक्शन क्या था। चिट्ठियां लिखी थी पाकिस्तान को, ये एक्शन था हमारी सरकार का। तो आई एम सॉरी, अगर आप तुलना कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो समय मुझे भी याद है, मुझे वो समय याद है जब रेलवे स्टेशन जाने पे या बाजार जाने पर हमको डर लगता था। अनाउंसमेंट्स होती थी कि कोई अगर बैग पड़ा हुआ है तो उसको हाथ मत लगाइएगा, उसमें बम हो सकता है। आज वो भारत नहीं है, भारत बदल चुका है और ये बदले भारत का स्टैंड है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में सारी दुनिया को सुनाने के लिए साफ कहा, वी विल चेज देम टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये इनको सुनाई नहीं देता, कहते प्रधानमंत्री गायब है। अंधे और बहरे लोगों को ना कोई कुछ बता नहीं सकता। ओके ठीक है चारू गढ़ पॉइंट। हर्षवर्धन मुझे एक बात बताइए, इस समय जिस तरह की कांग्रेस की पोस्टरिंग है, इसे क्या बोले कि ये नो मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। पूरे देश में गुस्सा है, नो डाउट, पूरे देश में गुस्सा है, दर्द भी है, गुस्सा भी है। हर्षवर्धन, जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार अभी कांग्रेस कर रही है, इसे क्या माने? देखिए एक पोस्टर आ गया तो चलो आ गया, लेकिन ये सीक्वेंस एक सीरीज में दिखाई दे रहा है, बैक टू बैक बड़े नेता कांग्रेस के बयान दे रहे हैं, बस एक फिर उसके बाद आता है कि नहीं भाई इनके बयान को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, इस पर कोई वो नहीं है और ऐसी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया कोई ऐसे वैसे नेता है, रॉबर्ट वाड्रा कोई ऐसे वैसे नेता है, सैफुद्दीन सोज कोई ऐसे वैसे नेता है, मणिशंकर अय्यर कोई ऐसे वैसे नेता है। और क्या ये सोचा समझा रिटोरिक है कि एक तरफ आला कमान कहेगा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ शायद आप ही कह रहे हैं कि ठीक है जो बोलना है, जिसको बोलना है बोलिए। देखिए विपिन जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है और बहुत ही मतलब ये घटिया हरकत है, स्तरहीन है। और मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य समय में एक दूसरे पर आप जो कहना है कहिए, उसका जवाब वो पार्टी देगी, राजनीतिक दल देंगे, उनका वो काम है। लेकिन आज आप सोचिए, आपने नाम गिनाए, सिद्धारमैया हो, तारिक अहमद कर्रा हो, मंत्री हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, आप देखिए सीरीज एक तरह से कहें कि तय करके जैसे बयान दिया जा रहा हो। देश के भीतर एक विचित्र किस्म का वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। और ये ऐसा नहीं है, जब हम कहते हैं कि सरकार की आलोचना, तो सरकार की आलोचना होनी चाहिए। भाई सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, कहां से ये लोग आ गए, क्या हमला होगा या कुछ और तरीका निकालेंगे। और बिल्कुल मैं उनकी आशुतोष जी की बात से सहमत हूं कि देखिए मेरा ये मानना है कि सबक तो इस बार सिखाना पड़ेगा, चाहे आप एलओसी को डिसमेंटल करें, चाहे आशुतोष जी मुझसे नाराज हो कि युद्ध की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। डेली युद्ध हो रहा है तो ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारी सरकार, हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी, हम आप थोड़ी तय कर पाएंगे। हमें आपको ये पता भी नहीं कि क्या कुछ कैसे होता है। लेकिन हाँ, मैं एकदम पक्षधर हूं, चाहे इसको युद्ध का हिमायती माना जाए, एकदम मैं पक्षधर हूं कि ये रोज रोज का युद्ध बंद होना चाहिए, एक बार तो ठीक से करना ही पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज जैसा विपक्ष रहा होता तो इंदिरा गांधी वो नहीं कर पाती जो 1971 में कर दिया था, नहीं कर पाती। उस वक्त पूरा विपक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी वो एकदम इंदिरा जी के साथ खड़ी थी, कोई हिब्बट नहीं किया, कोई किंतु परंतु नहीं किया। आज क्या हो रहा है? आज एक अजीब किस्म का, मतलब ये कहते हुए मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यहां भी किसको साधना चाहते हो भाई, किसके चेहरे पर आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहते हो इस वक्त ये सब कहकर। ये जैसे ही आप ये कहते हैं किसी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आएगा ना, हम आप भले उसको टालने की कोशिश करें, मीठा मीठा बोलने की कोशिश करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन मार्क तो कहीं जा रहा है। कांग्रेस वो क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर लगाना चाह रही, कौन लोग हैं? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को समझ में आ गया, शशि थरूर को समझ में आ रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं उससे आप समझिए देश का सेंटीमेंट क्या है। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में कह रहे हैं
कि हम पूर्ण राज्य के लिए पहले भी लड़ रहे थे, फिर आगे भी मांग करेंगे, लेकिन आज हम कैसे करें, कौन से मुंह से करें, सोचिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का हाल देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि इसका संदेश आप समझिए। कोई कह रहा है कि अच्छा क्या आतंकवादियों जैसे वडेट्टीवार को कोई टेररिज्म का ट्रेनिंग कैंप में गए हो कि अच्छा आतंकवादी आएगा तो पूछ पाएगा कि नहीं पूछ पाएगा। ये सब बहुत साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस एक खतरनाक राजनीति कर रही है, देश को कमजोर करने वाली राजनीति। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से सवाल पूछने से किसी को कोई नहीं रोकता, लेकिन जब आप अफवाह फैलाते हैं, जब आप भारत सरकार के हर कदम का मखौल उड़ाते हैं और प्रधानमंत्री आपको गायब दिख रहे हैं, सऊदी अरब की यात्रा आज कट शॉर्ट करके आधी दूरी छोड़कर लौट आए और उसके बाद से अभी तक थोड़ी देर पहले तक की जो बैठक है वो साफ साफ दिख रहे हैं, फिर भी आपको गायब दिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं नहीं कहीं तो नीयत आपकी खराब है, देश के लिए अच्छा नहीं। बाकी आप जो करना चाहें करें, आपको रोक कौन पाएगा। निखित, आप हाथ लगातार उठा रही, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आशुतोष आपसे। एक तो ये वाली बात हुई कि क्या जानबूझ के कांग्रेस ऐसा कर रही है या एक राजनीतिक अविवेक का परिचय दे रही है, विवेकशीलता नहीं दिखा रही जो इस समय में, गंभीर समय में दिखाना चाहिए। या दूसरा इसका संदर्भ यह है कि हो सकता है कि पार्टी आला कमान कह रहा हो कि भाई ये चीज नहीं है, लेकिन कोई लाइन ही नहीं है पार्टी के अंदर, कोई कमांड ही नहीं है, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है। राहुल गांधी की बात कोई नहीं सुन रहा, खड़गे साहब की बात कोई नहीं सुन रहा, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। या ये इसका दूसरा पक्ष है कि कांग्रेस के अंदर कहीं कुछ सधा हुआ ही नहीं है, कोई एक ऑर्डर ही नहीं है जिसमें कोई किसी से कुछ कहे और कोई उसकी बात माने। देखिए विपिन, मैंने पहले भी इस ओर इशारा किया था, पहले भी ये कहा था, हमारी राजनीति के अंदर विपक्ष का स्वभाव ही यही है, यही विपक्ष का स्वभाव है। और मैंने आपको दिखाया था, मैं दिखा देता हूं भी आपको, अगर आप देखना चाहें तो ये विज्ञापन बाकायदा 28 नवंबर 2008 को, जबकि ताज होटल मुंबई में ऑपरेशन चल रहा था 26/11, जिसमें 175 से लोग मारे गए थे, 300 के आसपास लोग घायल हुए थे और 4 दिन तक ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन के 48 घंटे के अंदर सारे भारत के राष्ट्रीय अखबारों में यह विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था और यह साफ तौर पर कहा गया था, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग, इनकैपेबल, वोट फॉर बीजेपी, फाइट टेरर, वोट फॉर बीजेपी। आप वोट मांग रहे थे उस वक्त, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप देश की सरकार को कमजोर कर रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ये आप किसको कमजोर कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी, भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो मुंबई पहुंच गए थे, मनमोहन सिंह सरकार को पानी पिला रहे थे। मैं जो कहना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति ही यही है। अगर आज यही हादसा होता, कांग्रेस पार्टी सरकार में होती और बीजेपी विपक्ष में होती, तो भी वो उसी तरीके से करती। इसलिए इसमें आप कांग्रेस पार्टी को दोष दें या बीजेपी को दोष दें, इस देश की राजनीति को दोष दें कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो बहुत गलत कर रहा है और विपक्ष कमजोर कर रहा है। जब आप ही विपक्ष में थे तब आप भी तो यही काम कर रहे थे। और 26/11 से बड़ा हादसा तो इस देश के अंदर हुआ नहीं क्या? या इससे बड़ा कोई हादसा हुआ? तब आप वोट मांग रहे थे इसके नाम पे, आप अखबारों में, सारे प्रमुख अखबारों में विज्ञापन दे रहे। मैं जो कहना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ बैठकर एक आम राय बनानी चाहिए और यह कहना चाहिए कि हम अपनी राजनीति कर लेंगे, निपट लेंगे एक दूसरे से, लेकिन फिलहाल इस वक्त देश को एकजुट होना चाहिए। लेकिन सब कहने के लिए एकजुट होने की बात करते हैं, कहने के लिए एक दूसरे कहते हैं कि हम इस वक्त देश के साथ हैं, हकीकत में देश के साथ नहीं होते हैं, हकीकत में सरकार के साथ नहीं होते। तो इस जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही बहुत अच्छी बात है उसमें, और मैं बार बार कहता हूं, ना मैंने मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर कोई शक किया था, ना आज मोदी सरकार के ऊपर शक करता हूं। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इतनी मेधा है कि वो और भारत के रक्षा विशेषज्ञ, भारत की सेना, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, वो एक कड़ा फैसला कर सकते हैं और कड़ा फैसला करके अंजाम दे सकते हैं। 26/11 के बाद मैं आपको बता दूं, 2012 में कश्मीर में आज से बेहतर शांति थी। सिर्फ एक साल में 21 लोग मरे थे। आज 2024 में 121 या 127 लोगों की मौत हुई, जबकि 2000 में 4000 लोगों की मौत हुई थी। मैं 21 तारीख को मैं कश्मीर में था, 20 तारीख को मैं उसी पहलगाम के इलाके में था, वहां से थोड़ी दूर पे था। मैंने जो चहल पहल वहां पे देखी है, जिस तरीके से वहां लोगों के चेहरे पर खुशी देखी थी, मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि कश्मीर एक बार नॉर्मल हो गया है।
तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम आज जो कुछ कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। मैं फिर कहता हूं, मैं युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहता, लेकिन मेरा यह मानना है कि युद्ध का फैसला सरकार को करने दीजिए। हमें टीवी चैनल पे आके या कहीं किसी डिबेट में युद्धोन्माद नहीं फैलाना चाहिए। सरकार कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, उसको जनता का पूरा मैंडेट है, वो जो फैसला करेगी सारा देश उसके साथ रहना चाहिए। एक बार मैं हर्षवर्धन के पास दोबारा जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन, जो अभी आशुतोष ने कहा, उस पोस्टर का जिक्र किया और उस तरह, तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि ये हमारी पार्टियों का जो है वो चरित्र ही ऐसा है कि जब जब मौका पड़ा ऐसा हुआ है? ये इतना आसान है इस पैरेलल को इस तरह से ड्रॉ कर देना? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि राजनीतिक दल तो कहीं न कहीं ये करते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा और आशुतोष जी को ध्यान में होना चाहिए। संयोगवश मैं तो उस वक्त इसी चैनल में, जहां अभी मैं पैनलिस्ट के तौर पर हूं, इसी चैनल में उस वक्त मैं पैनल पे बैठा हुआ था, उस वक्त खबरी कर रहा था। उस वक्त जो भारत सरकार का रिस्पांस था, जो मैं फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, भारत सरकार का, सेना का, एजेंसी का नहीं। आशुतोष जी को तो याद होगा, उस वक्त टीवी चैनल में ही थे, संपादक थे। 4 घंटे लग गए थे एनएसजी को अप्रूवल देने में। उस वक्त स्थिति ये थी कि सरकार ये नहीं तय कर पाई थी कि टीवी चैनल्स के लिए रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस क्या हो। कई रिपोर्टर्स ने तो इस तरह से रिपोर्टिंग कर दी थी, और आज जो भारत सरकार ने किया, जैसे ही ये हुआ, आई&बी मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी आई। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पार्टियों का चरित्र ये होता है, हो सकता है और होता रहेगा, लेकिन एक सीमा के आगे जाकर जब आप रिस्पांस सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो वो गड़बड़ है। ठीक है निखत, जो इस वक्त की स्थिति है, जो इस वक्त का देश का पूरा मिजाज है या गुस्सा है या जो भी कहिए, कोई युद्ध की बात कर रहा है, कोई कह रहा है एक बार में इसका सॉल्यूशन आया, सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, और बीइंग अ राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, आप लोग, ठीक है, जैसे अभी सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सवाल उठाइए, उसमें कुछ नहीं है, सरकार से पूछा जा सकता है कहां चूक, कैसे चूक, क्या हुई, और जवाब भी आ रहे हैं। इनफैक्ट कई जगह तो बयान भी आए सरकार की तरफ से कि हम मानते कि ये चूक हुई है, लेकिन क्या ऐसे में एक सॉलिडेरिटी जो जानी चाहिए, एक जो जवाब जाना चाहिए भारत की तरफ से, उसमें आपका भी उतना ही योगदान नहीं बनता, बजाय इसके कि ये सारी चीजें हों जहां पर हमें ऐसी डिबेट करनी पड़े? बिल्कुल सही बात है विपिन जी, और आपने बिल्कुल जायज बात रखी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ही प्रस्ताव रखा था कि आप सर्वदलीय बैठक उठाइए, वहां पर बिठाइए, और अगले दिन उन्होंने करी, और हम इसकी तारीफ करते हैं। ये बिल्कुल अच्छा काम इन्होंने किया, क्योंकि ये वक्त की नजाकत को देखते हुए जरूरत है। और आज भी पत्र जो जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे लीडर्स की तरफ से, उसमें कहा गया है कि आप दोनों सेशंस को बुलाइए और वहां पर इस पर चर्चा करिए, और हमें बहुत बड़ा पैगाम एक देना चाहिए पाकिस्तान को और आतंकवाद को कि देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन यहाँ पर मेरी बहुत ही अच्छी मित्र भी है चारू जी, उन्होंने 1-2 चीजें उठाई, और उस पर सवाल मैं भी उठाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान का मीडिया चैनल तो ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि निशिकांत दुबे पर अब शक होने लगा है, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे कि देश में धर्म युद्ध हो रहा है, सिविल वॉर की स्थिति है। ये निशिकांत दुबे ने कहा, इनके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा, अभी ये होने के बाद पीयूष गोयल साहब ने खुद आकर कहा, आप ही के कैबिनेट मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप ही ने कहा कि 140 करोड़ की जो आबादी है भारत में, वो देशभक्त नहीं, और यही कारण है ऐसा हमला हुआ, और आगे भी होता रहेगा। मतलब सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन देश की जो जनता है जिन्होंने इन्हें सत्ता में बिठाया, आपने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, 1-2 चीजें इन्होंने बोली तो मैं भी जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने तो मूवी बना दी, ये एक पोस्टर की आवाज गायब हो गई है। हाँ जी निखत, बोलिए। शायद निखत का फीड डाउन है, हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चारू प्रज्ञा, इस वक्त देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी राजनीति जिसे कह लीजिए कि वो हो रही है, बहुत सारे सब कुछ आ रहा है, लेकिन अब ऐसे में सरकार की तरफ से अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा है एक्शन की बात में, उसको शुरू में और थोड़ा पुख्ता तरीके से उठाना चाहता था, लेकिन बात अभी इस वाले पे ही चली गई। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो बैठक हुई है और जिस तरीके से चीजें निकल कर आई है। अब सेना को एक तरह से कहा गया कि आपको खुली छूट है
जी शायद चारू निखत जुड़ गए हैं। जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आता हूं। धन्यवाद। तो सीडब्ल्यूसी का जो प्रस्ताव है उसमें भी इस बात को बोला गया और लगातार हम इस बात को बोल रही हैं कि जो हुआ गलत हुआ। लेकिन अब आपने जाति और धर्म की बात करी, चारू जी ने कहा कि ये तो राजनीति इनकी उस पर टिकी है। मैं ये पोस्टर दोबारा दिखाती हूँ चारू जी। अब आप मुझे बताइए, धर्म और जाति की राजनीति जो कर रहा है, क्या ये समय था ये राजनीति करने का कि आपके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया जाता है कि धर्म नहीं जाति पूछी? ये समय था, आपने उसी दिन करा। आपको अपने आईटी सेल से सवाल पूछना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी पर सवाल पूछते हैं हम, जवाबदेही पर सवाल पूछते हैं। और मैंने कहा था वो दिन आएगा जब आप आम लोगों को, कुछ सेलिब्रिटी को उठाकर एफआईआर कर देते और जेल में डाल देते। दूसरा, बड़ी देर तक आपने बोला, इन्होंने बोला कि गोली मार देते हैं, और सही बात है, मैं तो कह रही हूँ धर्म पूछकर गोली मारी गई और वो गलत था, है और जिंदगी भर रहेगा, ताउम्र रहेगा। लेकिन देश का मुसलमान, जब आप देश के मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वहां पर रिपोर्टर्स जाकर, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां कश्मीरी लोग कह रहे हैं, आपने भी विपिन जी और चारू जी आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, जब आम जनता कश्मीर की कह रही है कि हमारे पास कुछ मीडिया चैनल्स आ रहे हैं और जब हम कश्मीरी लोगों की तारीफ करें कि उन्होंने हमारी कितनी मदद करी, उस पर सवाल कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं, तो वो जाने नहीं दे रहे, वो कह रहे नहीं नेगेटिव बोलो। अरे मेरी बात सुनिए विपिन जी, आज मैं उस भारत में, उस हिंदुस्तान में रहती हूँ, सजदा करती हूँ इस सरजमीन पर। अगर किसी हिंदू को गोली लगेगी तो मुसलमान छाती पे लेगा, और मुसलमान को लगेगी तो हिंदू छाती पर लेगा। गोली से नहीं डरता हमारा भारत का व्यक्ति, हम डरते हैं हिंदू मुसलमान के, जो आप सौहार्द बिगाड़ने में लगे। और ये भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। कैसे आप हर बात पर अकाउंटेबिलिटी पर पाकिस्तान को ले आते हैं, धर्म को ले आते हैं? अरे बस करिए, ये समय नहीं है ना, ये समय नहीं है वो कि आप इतने असंवेदनशील हो जाए कि आप यहाँ पर धर्म और जातियों को घुसा दे। आज भारत को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे ना, उसे कहते टुकड़े करना। वो हिम्मत, वो जज्बा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में था। आप भी दिखाइए। और विपक्ष, क्या कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है? और ये आप ऑन रिकॉर्ड लीजिए, मैं नहीं, मेरे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, और मैं खुद कहती हूँ, आप जो भी कदम उठाएंगे कांग्रेस पार्टी आपका सपोर्ट करेगी, आपको समर्थन देगी, क्योंकि देश पहले है। जय भारत, जय हिंदुस्तान। पहले मेरा भारत है, उसके बाद राजनीति है। चलिए, अच्छी बात है कि आप ये कह रही कि देश पहले, राजनीति उसके बाद में। तो ये बात अगर आपके नेता को भी अपने पार्टी लाइन में थोड़ा क्लियर करें और समझाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। नो डाउट आपके उस इंटेंशन पे सवाल नहीं है जो आपने कहा, लेकिन वो चीज दिखनी भी चाहिए। एक छोटा मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आएंगे, चारू से जवाब लेंगे इस पूरी बातचीत का। और वो जो अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना को खुली छूट है, वो तय करेगी। मुझे भरोसा है देश की सेना पर, वो आतंकवाद से निपट सकती है और सेना के हाथ में कमान है। तय करे वक्त, समय, एक्शन और आतंकवाद को जड़ से मिटाए, उस पर भी अपने मेहमानों से राय लेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। आवाज अड्डा, और हम बात कर रहे हैं कि अब जिस वक्त देश एक आतंकवादी हमले के बाद मुकाबला कर रहा है आतंकवाद का, वहां पर क्या सियासत में सियासतदान जो आपस में एक दूसरे को बयानबाजी से देश को कहीं दूसरे देश के मीडिया में या दूसरे देश के परसेप्शन में कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं, वो कितना सही है? क्या ऐसे वक्त में देश में चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, हर किसी को एक साथ एकजुट एक स्वर में बोलते हुए नजर नहीं आना चाहिए? क्या क्यों ऐसी बात बोलनी चाहिए जिसकी वजह से जिनसे लड़ाई है, जिस देश के साथ इस वक्त तनातनी है, एक तरफ से दुश्मन देश है, वो हमारी उन बातों को उस तरीके से कोट करे कि देखिए आप ही के देश में, आप ही के नेताओं के बीच में एक मत एक राय नहीं है, और फिर एक प्रोपेगेंडा बना दे उसका। और दूसरी तरफ जो खबरें हमें मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश की सेना जो है, एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की आज, और जो खबरें अभी तक हमें मिली हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि देश की सेना के हाथ में वो कमान वो देना चाहेंगे कि जहां वो चीजों को तय करे, उनके साथ सरकार खड़ी है, लेकिन सेना पर उन्हें पूरा विश्वास है। समय, एक्शन और तमाम चीजें सेना तय कर सकती, कैसे वो आतंकवाद से कड़े तरीके से निपट सकती है। तो चलिए, इस पर पूरी बातचीत है और साथ में ये जो पूरा राजनीतिक मसला है, ये भी। ब्रेक से पहले निखत ने काफी सारी बातें कही और चारू उसका जवाब देना चाह रही थी। जी चारू। जी विपिन जी, देखिए मुझे खुशी है कि निखत उन नेताओं की तरफ खड़ी है जो भारत के लिए पहले खड़े हैं, और निखत अकेली नहीं है। और मैं गर्व से कहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के विपक्ष में भी जो एक स्वर में बोलते हैं, क्लियर लैंग्वेज में बोलते हैं, वो चाहे शशि थरूर जी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, आज निखत हो, लेकिन बाकी लोग तो नहीं बोल रहे ना। तो उनको चुप कराने का काम कौन करेगा?
पार्टी का आला कमान करेगा, आपकी पार्टी के टॉप बॉसेस करेंगे, क्यों नहीं कराया जा रहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पार्टी के हेड आकर बोल देते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, और बाकी सारे लाइन से ऐसे बयान देते हैं जो भारत के ऊपर डाउट उठाते हैं, हमारी सेना के ऊपर डाउट उठाते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं। आपके खुद के सोशल मीडिया के ऑफिशियल चैनल जो एक्स पर आप पोस्ट करते हो, उसको पाकिस्तान में सर्कुलेट करा जाता है। ये शर्मनाक है, इसको एड्रेस आपको करना पड़ेगा। सिर्फ कहना बहुत नहीं है हम भारत के साथ खड़े हैं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। एक बात और है, जो कह रहे हो ना कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया, अरे हमने नहीं करा, उन आतंकवादियों ने करा। जब एक एक इंसान से ये पूछा गया कि आप हिंदू हो या नहीं, और उसके बाद चुनकर उनके सर पर गोली लगी है, तो ये हिंदू मुस्लिम का डिवीजन का काम करने वाले आतंकवादी थे। लेकिन आप अपने देश के विक्टिम्स पे भरोसा करने के बदले में आप विश्वास कर रहे हो पाकिस्तानियों पे, उस नैरेटिव पर आप विश्वास कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान के चैनलों में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो आप उसको प्रोपेगेट करोगे क्या इस देश में? आप अपने देशवासियों की बात सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, उसके बाद आप कहते हो सिविल वॉर जैसी स्थिति तो क्या नहीं हो गई थी क्या? मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, पलायन हुआ है हिंदुओं का, और आप अंधे हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है? क्या यहां पर अटैक नहीं हुए हैं, चाहे वो हिंदुओं पे हो या हमारी पुलिस पर क्यों ना हो? हुए हैं अटैक, और उस अटैक के बाद एक्शन क्या लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहां पर अगर रामनवमी की यात्रा निकलती है तो उसके लिए आप हल्ला मचा देते हो, लेकिन वक्फ के बाद आप आंदोलन के नाम पर आतंक मचाते हो और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। और अब तो बात देश की आ गई है। पश्चिम बंगाल चलिए हमारा इंटरनल मैटर है, हम उससे जूझ ही रहे थे, और उससे जूझना भी हमको कम पड़ता अगर सब सेम पेज पर होते। लेकिन अब बात आ गई है टेररिज्म की, और हमारी पॉलिसी रही है हम टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं, और आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस ही रखने वाले हैं। क्या देश अभी भी एकजुट होकर खड़ा नहीं हो सकता? क्या शर्म नहीं आती जब आपकी बातें पाकिस्तान में करी जाती हैं और तालियां बजती हैं? इस चीज को सिरे से बंद करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आप बंद नहीं कर पाओगे। ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूं। बांटने का काम आपने नहीं किया क्या? धर्म के नाम पर नहीं बना तो जाति के नाम पर करा। आप मुझको एक स्पीच सुना दो राहुल गांधी की, पिछले कुछ समय से एक स्पीच सुना दो जिसमें जाति की बात ना करी गई हो। हमेशा यही बात करते हो। तो जब आप नफरत का बीज बोते घूमते हो तो देश की जनता क्या करे? आपसे परेशान है। आपको इलेक्शंस नहीं जीतने को मिल रहे हैं क्योंकि आपसे देश की जनता परेशान है। लेकिन एक प्रदेश में जहां आप जीत जाते हो, सिद्धरमैया को आप मुख्यमंत्री बना देते हो, उनके बयान कैसे हैं बताइए? और अपनी पार्टी में तो कुछ कोऑर्डिनेशन कर लीजिए ना, क्योंकि एक तरफ रेवंत रेड्डी कुछ बोल रहे हैं, एक तरफ सिद्धरमैया कुछ बोल रहे हैं। आपस में कोई तो आपका कोऑर्डिनेशन होता होगा, और आपके मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से देश का अगर नुकसान होता है तो एक नागरिक के तौर पर, एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर आई एम गोइंग टू कॉल दैट आउट, और आपको वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय देश के लिए खड़े होने का है। जी, तो देश के लिए खड़े होने का वक्त है। सभी राजनीतिक दलों को यहां पे अपने डिफरेंसेस को पीछे रखकर एक मत में तो आगे आना चाहिए। खैर, ये अपने आप में एक मुद्दा जो चलता रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जिस एक्शन की बात हो रही है, जिस प्रधानमंत्री की मीटिंग की हमने बात की, और जो भी खबरें अब तक हमें मिली हैं कि उस मीटिंग में ये चर्चा हुई है और इस तरह की बातें आई हैं। शुरुआत में भी आपने हर्षवर्धन कुछ चीजें बोली थी कि एग्जैक्टली कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। क्या कश्मीर की एक समस्या जो है इसे आप युद्ध से निपटा सकते हैं, या इसका समाधान किसी और तरीके से है, या एक ऐसी समस्या है जिसको आपको निपटाने में और शायद थोड़ा वक्त लगेगा? आपने 370 हटाया, इसी तरह के कुछ और चीजें जब वक्त के साथ वहां एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, आप उस प्रगति या जो निर्माण कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की चीजें होती रहेंगी बीच बीच में, उसे अपसेट करने के लिए कि कोई आतंकवादी हमला हुआ, कोई और चीज हुई, आप उनसे भी निपटते रहेंगे। लेकिन इसका समाधान कैसा है, लॉन्ग टर्म या फिर एक कड़ा प्रहार? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को थोड़ा सा ईमानदारी बरतनी होगी। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म के चक्कर में ये कहने से बचे कि नहीं इस्लामिक जिहाद नहीं है, वो मुसलमान आतंकवादी नहीं थे, इससे बचे पे। सबसे पहले तो समस्या समझना पड़ेगा ना। पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करा देगा, ये कैसे? यहां का मुसलमान क्या इतना कमजोर है कि तुरंत तो हिंदू मुसलमान करने लगे? और अगर मुसलमान आतंकवादी है तो उसको मानना पड़ेगा। इसमें कोई पहली बात तो सबसे पहले इसको आप मानिए। सऊदी अरब के एक, मैं उनका बयान पढ़ रहा था, उनका नाम अभी मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये मिडिल ईस्ट से ISIS और इस तरह की जो कहें कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो मारकाट कर रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट से भारत तक पहुंच रही है। हमारे भारत के नेता ये बोलने में उनकी जुबान जलने लगती है, लड़खड़ाने लगती है।
अरे भाई वही समस्या है ना, वही इस्लामिक जिहाद का नाम लेकर उस मुस्लिम आतंकवादी ने औरंगजेब हमारा जो सिपाही था उसको मार दिया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सब के सब मुसलमान होते हैं, उनको रोज मार रहे हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में एक बड़ा वर्ग है जिसको इस्लामिक जिहाद, जो मुस्लिम उम्मा, जो गजवाए हिंद, इस सब के साथ वो खड़ा है। तो एक फ्रंट तो वो है जिसको हमें वहां लड़ना है। 370 हटने के बाद बाकायदा हुर्रियत का दफ्तर खत्म हुआ, बुलडोजर वहां भी चला। कई ऐसे संगठन जो अलगाववादी थे वो सब वापस आए, मुख्यधारा में आए, जो अमित शाह से मिलकर उन्होंने अपने आप को कहा कि हमें नहीं करेंगे। ये बड़ी बातें। अब उसके आगे क्या? तो देखिए ये एक दिन में तो हो नहीं सकता, एक युद्ध में भी नहीं हो सकता। और हम लोग इंदिरा गांधी के नाम पर बिल्कुल वो आपातकाल का काला अध्याय था उसकी आलोचना करते हैं, तो हम जो 1971 हुआ उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जब 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण था तो हम बहुत कुछ और कर सकते थे जो हमने नहीं किया। अब हमने अपना बड़प्पन दिखाया, हम जो भी हम कह लें, लेकिन वो उस वक्त जो हमारी सरकार, हमारी सेना कर सकती थी वो बार्गेन हमने टेबल पे नहीं किया। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण आप सोच रहे हैं। अब इसके आगे की बात, एक तो मैं बार बार कहता हूं कि अब एलओसी डिसमेंटल करने का समय आ गया है। आप इसको चाहे जैसे लें, रोज एलओसी पर सीज फायर टूटता है, रोज गोलीबारी होती है, रोज इधर से उधर लोग भागते हैं, ये करना पड़ेगा। दूसरा जो विकास वाली बात, सत्यपाल मलिक आज तो बेईमान हो गए हैं, आज पूरी तरह से वो बेईमानी करते हैं। 11 सितंबर 2019 राजभवन में मैं खुद भी था उसमें शामिल, हम पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने 370 हटने के एक महीने बाद हम लोग गए थे। सत्यपाल मलिक ने कहा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इधर के हिस्से का कश्मीर इतना रोशन कर दो कि जो हमारा कश्मीर का उधर वाला जो कब्जे वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, वो भी इधर आकर मिल जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी। लेकिन जब इस्लामिक जिहाद हो, जब आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का एजेंडा अलग हो, जब उसी के आधार पर वो फल फूल रहे हो, जब हाफिज सईद वहां जिंदा हो, अभी तक मरा नहीं है, तो फिर आपको युद्ध भी करना पड़ेगा। डिफेंस कॉलोनी जैसे आप कैंट देश के भीतर बनाते हैं, वैसे कैंटोनमेंट एरिया कश्मीर के बॉर्डर पर आपको बनाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरी अपनी समझ है, और वहां आपको रिहाइश तैयार करनी पड़ेगी। आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। या तो पाकिस्तान खत्म होगा, नहीं खत्म होगा तो ये आतंकवाद तो चलता रहेगा, लेकिन अब आपको उसको उसी तरह से निपटना पड़ेगा। और कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ जितना आउटरीच हो सके, जितना वो बेहतर हो, और जो अभी भी बंदूक उठा रहे हैं उनके साथ पूरी बिना किसी रियायत के उनको तो ऊपर पहुंचाना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। जी ठीक है, आशुतोष आपकी राय। देखिए मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं सरकार को बताऊंगा कि सरकार क्या करे क्या ना करे। सरकार में बहुत काबिल लोग हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत काबिल लोगों का देश है, और इस देश के प्रधानमंत्री बहुत देशभक्त रहे हैं। वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जो कोई भी हो, वो वही फैसला करेंगे जो करना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ पर हमेशा आपत्ति रही, वो आपत्ति ये होती है कि जब आप आतंकवाद को इस्लाम से और जिहाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो खालिस्तान पंजाब में हो रहा था वो क्या मुसलमान थे? क्या वो जिहादी थे? जब कश्मीर में आतंकवाद कहीं नहीं था, उस वक्त पंजाब के अंदर बसों से मुसलमानों हिंदुओं को उतार के उनको गोली मारी जा रही थी, और एक नहीं कम से कम 25 ऐसी घटनाएं थी। तो वो कौन सा आतंकवाद था? वो भी तो एक आतंकवाद था ना। तमिलनाडु के जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल लिट्टे था, उनका धर्म क्या था? वो भी तो आतंकवादी थे, वो भी तो सुसाइड बॉम्बर। तो अभी आशुतोष इसका सोल्यूशन किधर देखते हैं आप? हम भले ही सरकार को राय ना दें, लेकिन क्या सोल्यूशन किस तरफ देखते हैं? मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। वो जो नक्सलवादी हैं उनका धर्म क्या है? वो भी तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को रोज उड़ाते, उनको मारते हैं। तो ये जो हिंदू मुसलमान के बाइनरी से देखने की जो कोशिश है, यही दरअसल पूरी समस्या की जड़ है। और इसी बात को हमें समझना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जैसे नाथूराम गोडसे का कोई धर्म नहीं था, वैसे लिट्टे का कोई धर्म नहीं था, वैसे खालिस्तानियों का कोई धर्म नहीं था, वैसे आज की तारीख में जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी सक्रिय हैं उनका भी कोई धर्म नहीं। जब तक आप उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक आप उनको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। और दूसरी बात, आतंकवाद दरअसल एक राजनीतिक समस्या है, और इसका राजनीतिक समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आप कितने भी युद्ध कर लीजिए, आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना पड़ा था। आपको पंजाब के अंदर एक लगातार राजनीति को जिंदा रखना पड़ा था। जब आप कश्मीर के अंदर राजनीति को 5 साल तक सस्पेंड कर देते हैं, तब प्रॉब्लम वहां पे होती है। और देखिए, वहां पे सरकार आई, वही सरकार, वही लोग
जिनको भारतीय टेलीविजन के ऊपर लोग क्या क्या नहीं कहते थे, उनको देशद्रोही कहते थे, उसी उमर अब्दुल्ला को क्या क्या नहीं कहा गया था, देशद्रोही, डिस्क्रेडिटेड, पाकिस्तान परस्त, गद्दार, एक एक ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो आज सुनकर शर्म आती। वही उमर अब्दुल्ला आज मजबूती के साथ खड़ा हुआ आपके साथ। तो क्या वो लोग जो उमर अब्दुल्ला को देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आज माफी मांगेंगे? नहीं माफी मांगेंगे, क्योंकि उनको भी शर्म नहीं आती उन लोगों को। मैं ये कहता हूं, पॉलिटिकल प्रोसेस मजबूत करिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत करिए, आतंकवादी अपने आप कमजोर होते चले जाएंगे। और आतंकवादी कश्मीर के अंदर कमजोर हुए हैं। मैंने कहा 26/11 के बाद भारत ने सबक सीखा, उसी कश्मीर के अंदर 2012 में डल लेक पर लोग घुमा करते थे। हो रहा है यहां पर, ठीक है। एक राय यह है कि सख्ती से निपटा जाए, उसमें युद्ध जायज है तो वो भी किया जाए, कि इसका राजनीतिक हल निकाला जाए, बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से निकाला जाए। एक लंबी प्रक्रिया है, इसे हम हाँ जी बोलिए। सिर्फ एक लाइन, आशुतोष जी की बाकी सारी बातों से सहमत हूं। ये थोड़ा कहते वक्त सोचना चाहिए, खालिस्तानी आतंकवाद उस वक्त भी था, खालिस्तानियों को देश के बाहर से समर्थन मिल रहा था, वो था। तमिल जब लिट्टे थे तो वहां कहा जा रहा था। और इस्लामिक जिहाद जब हम कहते हैं तो ये एक समस्या सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। जो असीम मुनीर ने कहा वो समझिए, जो मिडिल ईस्ट के देशों से होता है वो समझिए, जो ISIS होता है वो समझिए, और दूसरा कोई नहीं। कृपा करके इसको, ये जो जनरलाइजेशन कर देते हैं ना, ये बौद्धिक जनरलाइजेशन बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। जी, चूंकि अब समय मेरा पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।